Hello, my friends. So now we have come to the chapter Stephen Hawking. नाम सुना है? हाँ सुना होगा. साइंस के वर्ल्ड में उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है. मतलब ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है, किस तरह से हुआ था, क्यों हुआ था, कहीं ना कहीं उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है स्टीफन हॉकिंग ने. और वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करते हुए लोगों, क्योंकि उन्होंने अपनी एक रेयर बीमारी के बावजूद वो कर दिखाया जो आप और हम कभी सोच भी नहीं सकते थे. तो जो लोग साइंस में कुछ अचीव करना चाहते हैं उनके लिए वो एक कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल है. बहुत बड़े बड़े हस्तियां उनको कहीं ना कहीं भगवान मानती है साइंस का. ठीक है, तो अभी देखेंगे. तो हम लोग इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं, किस तरह से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी. उन्होंने कुछ 3 बुक्स भी लिखे थे और वो बुक्स बहुत फेमस है और उस बुक्स को डिस्क्राइब भी किया गया. फिर कैसे उनको उनकी बीमारी के बारे में पता चला एंड कैसे धीरे धीरे उन्होंने सर्वाइव किया, कैसे, तो ये सब हम देखने वाले. तो चलो आ जाते हैं अभी चैप्टर पे. Stephen Hawking, he is an English born in 8 January 1942. So Stephen Hawking was born in 8 January 1914, but unfortunately he left this world. Recent की बात है, अभी तक आपका ये टेक्स्ट बुक अपडेट नहीं हुआ तो आपको बताया नहीं गया है. तो he recently left this world on 14 March 2018. So he is an English theoretical physicist, cosmologist, author and director. तो वो क्या है, एक इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है. फिजिसिस्ट पता है ना, फिजिक्स वगैरह, हम साइंस वाले हैं तो हमको इतना पता नहीं है. सो या एंड कॉस्मोलॉजिस्ट मीन्स ये देखो इधर दिया हुआ है, द साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स. मतलब किस तरह से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, कौन से छोटे से पार्टिकल से कुछ, मतलब कुछ नहीं से कुछ बहुत बड़ा बन गया. तो ये सब उन्होंने थियोरी पे स्टडी किया है, तो इसलिए उनको कॉस्मोलॉजिस्ट भी बोला गया है. ऑथर एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च ऑफ द सेंटर ऑफ द थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी. और वो डायरेक्टर है कौन से रिसर्च के, थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजिस्ट विद इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. हॉकिंग वाज द फर्स्ट टू सेट आउट अ थियोरी ऑफ कॉस्मोलॉजी एक्सप्लेन बाय यूनियन ऑफ जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम. तो मतलब वो पहले इंसान थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया था थियोरी ऑफ कॉस्मोलॉजी बाय द यूनियन ऑफ थियोरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मोशन. अभी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी वाज रिटन बाय आइंस्टाइन, जो रिलेटेड है मोशन से. ठीक है, अभी उसके बारे में अगर मैं आपको डीप समझाना चाहूंगी तो इट इज वेरी वेरी वास्ट थिंग टू एक्सप्लेन. तो आप अगर टाइम मिले तो कभी एक बार ऑनलाइन देख लेना कि आपको पता चलेगा रिलेटेड मोशन क्या है. स्पेशली जिनको साइंस में इंटरेस्ट है, जो आगे जाके साइंस लेना चाहते हैं, तो वो सब ये सब चीज़ों में उनको इंटरेस्ट है तो वो जाके देख सकते हैं. देन क्वांटम मोशन इज रिलेटेड टू एनर्जी, मतलब उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, एनर्जी मशीन है वो. ठीक है. Now, Hawking is the honorary fellow of the Royal Society of Arts. मतलब वो किसके honorary fellow है, किसके, Royal Society of Arts. A lifetime member of a Pontifical Academy of Science. वो lifetime member है किसके, Pontifical Academy of Science. Then a recipient of the President Medal of Freedom and the highest civilian award in the US. और उनको क्या मिला, एक highest civilian award. Now the lesson gives us an insight about the great scientist and his life and his works. तो ये जो लेसन है वो हमें इंसाइट देगा, थोड़ा अंदरूनी चीज़ें बताएगा, थोड़ी अंदर की बातें बताएगा, उनके लाइफ के बारे में, उनके वर्क के बारे में, और वो उन्हें ग्रेट साइंटिस्ट बोला गया है. ठीक है. सो या नाउ बड़ा कर दिया जाए इसको. चलो. So, Stephen Hawking, born January 8, 1942, is a British scientist, professor and author who has done groundbreaking work in physics and cosmology. तो मतलब वो एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट है, साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है, ऑथर है, जिन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब जमीन तोड़ काम किया है. किसमें? इट इज अ मेटाफोर, ऐसा रियल में जमीन नहीं तोड़ा है, इट इज अ मेटाफोर इन फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी. कॉस्मोलॉजी का मैंने बताया कि किस तरह से रिलेटिंग टू द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, राइट. नाउ एंड हुज बुक्स हैव हेल्प टू मेक साइंस एक्सेसिबल टू एवरीवन. और जिनकी बुक है ना कहीं ना कहीं एक्सेसिबल बनाया, मतलब लोग उनकी बुक पढ़ के कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि कैसे साइंस रिलेटेड है, किस तरह से कॉस्मोलॉजी क्या है वगैरह वगैरह. उन्होंने ऐसे बुक्स लिखे हैं. ठीक है. एट द एज ऑफ 21 while studying cosmology at the University of Cambridge, he was diagnosed with the amyotrophic lateral sclerosis part ALS. तो वो जब सिर्फ 21 ईयर्स के थे, जब वो स्टडी कर रहे थे कहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, तब उनको उनकी बीमारी के बारे में पता चला था. नाम क्या है उसका, एमियोट्रोफिक लेटरल
sclerosis. Then part of his life story was depicted in the 2014 film The Theory of Everything. आपको अगर इनकी मूवी देखनी है ना, इनकी स्टोरी का, जैसे कुछ को मूवी में बहुत इंटरेस्ट होता है रेदर देन रीडिंग बुक्स, तो आप उनकी एक मूवी देख सकते हो जो आई थी 2014 में, द थियोरी ऑफ एवरीथिंग. बहुत अच्छी मूवी, आप देखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मैंने देखी है. सो या over the years, Stephen Hawking has written or co-written a total of 15 books. A few of the most noteworthy include, मतलब उन्होंने पूरे साल में ना, बहुत सालों में ना, इतनी बहुत सारी बुक लिखी है, लाइक बहुत सारी बुक लिखी है, ज्यादा 15 से ज्यादा बुक्स लिखी है. लेकिन जो सबसे ज्यादा नोटवर्दी, मतलब जो सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल, जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस वाली जो बुक्स है ना, वो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है. देखो, in 1988 Hawking catapulted, that is launched, ठीक है, catapulted to international prominence with the publication of A Brief History of Time. तो उन्होंने 1988 में ना लॉन्च किया था अपना बुक विद द A Brief History of टाइम. ठीक है, प्रोमिनेंस मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग इंपॉर्टेंट, फेमस और नोटिसेबल. मतलब वो 1988 में नोटिसेबल आए थे लोग, मतलब लोगों ने उनको नोटिस किया था जब उन्होंने अपना बुक लॉन्च किया था, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. The short informative book became an account of cosmology for the masses and offered an overview of space and time. तो ये जो बुक था ना, ये जो शॉर्ट बुक था ना, वो ना एक इंफॉर्मेटिव बुक था, जो ना कहीं ना एक व्यू दे रहा था. अब अकाउंट ऑफ कॉस्मोलॉजी, मतलब कॉस्मोलॉजी मैंने बताया कि किस तरह से ब्रह्मांड हुआ था. मैं अभी 10 बार बता, मतलब मैंने कितनी बार बता दिया होगा कि किस तरह से ब्रह्मांड बना था, किस तरह से यूनिवर्स बना था. तो वो उसके मासेस ऑफर्ड एन ओवरव्यू, और कहीं ना कहीं उन्होंने हमें ओवरव्यू की, मतलब कैसे स्पेस और टाइम का क्या उसमें मिक्सचर होता है, क्या हुआ था, ये सब उन्होंने उस बुक में एक्सप्लेन किया है. द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड द फ्यूचर, और कहीं ना कहीं हम बोलते हैं ना कि जो ब्रह्मांड है वो गॉड ने बनाया है, और ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में क्या होगा, ये सब उन्होंने उस बुक में बताया है. The work was an instant success, spending more than 4 years atop the London Sunday Times bestseller list. तो ये जो बुक था ना, वो बहुत बड़ा सक्सेस था, मतलब उसको कुछ ही समय में ना वो बहुत सक्सेसफुल था, और वो ना 4 साल तक ना लंदन संडे टाइम्स में ना बेस्ट सेलर लिस्ट के अंदर था वो बुक. Since its publication, it has sold millions of copies worldwide and been translated into more than 40. तो उनकी जो पब्लिकेशन, उन्होंने वो जो बुक्स है ना, वो है ना वर्ल्ड वाइड, मतलब मिलियंस ऑफ बुक्स बेची है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, और एटलीस्ट वो कम से कम 40 लैंग्वेज, मतलब ज्यादा से ज्यादा, सॉरी, कम से कम 40 लैंग्वेज से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में वो बुक्स को ट्रांसलेट किया गया, बुक को ट्रांसलेट किया गया. अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आल्सो वाजंट एज इजी टू अंडरस्टैंड एज सम हैड होप्ड. लेकिन जो ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है ना, वो इतना भी इजी नहीं था समझना जितना लोगों ने उम्मीद किया था, बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज अ साइंटिस्ट. अभी हम कॉमन पीपल पढ़ेंगे तो हमें वैसी बुक समझ में नहीं आएगी. सो इन 2001 हॉकिंग फॉलोड अप हिज बुक विद द यूनिवर्स इन अ नटशेल. तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए ना, उन्होंने ना 2001 में ना एक और बुक लिखी उसी को फॉलो करते हुए, द यूनिवर्स इन अ नटशेल, विच ऑफर्ड अ मोर इलस्ट्रेटेड गाइड टू कॉस्मोलॉजी बिग थियरीज. जिसने ऑफर किया मोर एग्जाम्पल रिलेटेड टू द कॉस्मोलॉजी थियर. मतलब उन्होंने मे बी फर्स्ट बुक में थोड़े हार्ड, थोड़े डिफिकल्ट चीजें होंगी अंडरस्टैंड करने के लिए, लोगों को समझा नहीं होगा, लेकिन सेकेंड बुक में उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सा और ईजी किया, थोड़ा सा और एग्जाम्पल के साथ उस थियोरी को प्रूव किया. इन 2005, रुको, in 2005 Hawking authored the even more accessible A Briefer History of Time. तो मतलब वो बुक, फर्स्ट बुक क्या थी, फर्स्ट बुक वॉज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, सेकेंड बुक क्या था, द यूनिवर्स इन अ नटशेल, और 2005 में उन्होंने थर्ड बुक लिखी, दैट इज अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम. ठीक है, विच फर्दर सिंप्लीफाइड द ओरिजिनल वर्क कोर कॉन्सेप्ट, जिसने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ना उनके वर्क का, कॉस्मोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ना, उसको और सिंपल वे में प्रेजेंट किया. And touched upon the newest development in the field like string theory. और उसने टच किया in the newest development like string theory. अभी string theory क्या है, एक cosmological theory based on the existence of cosmic strings. मतलब स्ट्रिंग, मतलब जो कॉस्मोलॉजी में जो भी डिफरेंट स्ट्रिंग्स है ना, उन सबको कहीं ना कहीं वो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट में लेके गए, और कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे स्ट्रिंग्स के थ्रू, स्ट्रिंग थियरी के थ्रू उन्होंने वो प्रूव किया. ठीक है ना, अभी आप देख सकते हो ये उनका इमेज है. जब उनको ये डिसीज हुआ था, जब वो उनको ये रेयर काइंड ऑफ डिसीज हुआ था, तो उनकी जो नर्व सिस्टम है ना, वो धीरे धीरे ना बंद होना स्टार्ट हो गई थी. ठीक है, तो
फुल्ली पैरालाइज हो गए थे, इवन वो अपना नेक भी नहीं हिला सकते, तो उनके लिए ऐसी मशीन बनाई गई थी जिससे ना वो अपने आई मूवमेंट्स के थ्रू है ना बातें करते थे, मतलब वो अपने आई मूवमेंट्स के थ्रू जो उनको लिखना था, जो उनको कहना था, वो कहते थे, ठीक है। एंड जिन्होंने फोटोज नहीं देखा था अभी तक, देखो नाउ। Together, these three books, along with Hawkins' own research and papers, articulate the physical physicist's personal search for science holy grail. तो ये तीनों बुक के साथ भी ना उनके जो पेपर और जो उनके रिसर्च है ना, उससे ना उनको है ना आर्टिकुलेट मीन्स एक्सप्रेस फ्लुएंटली, आर्टिकुलेट मतलब एक्सप्रेस फ्लुएंटली द फिजिसिस्ट पर्सनल रिसर्च फॉर साइंसेस, ठीक है। उन्होंने ना उनके ये 3 बुक और उनके जो पेपर वर्क थे, उन्होंने जो भी लिखा था ना, वो सबको ना एकदम अच्छे से फ्लुएंटली एक्सप्रेस किया गया था फॉर द सर्च ऑफ साइंस दैट इज होली ग्रेल। अभी होली ग्रायल क्या है? अ सिंगल यूनिफाइंग थियोरी। देखो होली ग्रायल क्या है? एक थिंग विच इज ईगरली पोस्टेड और सोट आफ्टर, मतलब क्योंकि साइंस इज वेरी वास्ट, आप एक चीज से दूसरी चीज से तीसरी चीज क्या 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 ढूंढते रहते हो, मतलब हमसे कभी सोचा भी नहीं होगा वैसी चीजें ढूंढते रहते हो। तो वहीं का एक कहीं ना कहीं ये भी एक जो आगे जाके उनको इस पे वर्क करना, दैट इज होली ग्रायल। अ सिंगल यूनिफाइंग थियरी दैट कैन कंबाइन कॉस्मोलॉजी, वो ये उन्होंने इसको नाम दिया होली ग्रायल। और ये क्या है? एक सिंगल यूनिफाइंग थियरी दैट कैन कंबाइन कॉस्मो, जो कंबाइन कर सकते हैं कॉस्मोलॉजी, द स्टडी ऑफ द बिग विद द क्वांटम मशीन्स, क्वांटम मशीन के साथ द स्टडी ऑफ द स्मॉल, स्टडी ऑफ द बिग और स्टडी ऑफ स्मॉल, ये दोनों को कंबाइन कर किया ये होली ग्राइल में, ठीक है। होली ग्राइल जो मतलब जो रिसर्च करने वाले हैं, वो रिसर्च करने वाले होली ग्राइल में उसमें क्या किया है? द स्टडी ऑफ बिग एंड द स्टडी ऑफ स्मॉल, उसका एक्सप्लेन किया हाउ द यूनिवर्स बिगन, मतलब बड़ी चीजों का स्टडी किया गया, छोटी चीजों का स्टडी किया गया टू फाइंड कि किस तरह से यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था। It's this kind of ambition thinking that has allowed Hawking, who claims he can think in 11 dimensions, मतलब उनकी इसी एम्बिशियस सोच, इसी एम भरे सोच के वजह से ना कहीं वो खुद को कन्विंस कर चुकी है कि he can think in 11 dimensions. डायमेंशन मीन्स द एस्पेक्ट, फीचर्स, फैक्ट, मतलब वो अलग अलग 11 डायमेंशन से अलग अलग डायमेंशन से सोच सकते हैं। टू ले आउट सम बिग पॉसिबिलिटीज फॉर ह्यूमन काइंड, और टू ले आउट मतलब सामने लाने के लिए सबसे बड़े पॉसिबिलिटीज ह्यूमन काइंड के लिए, इंसानियत की दुनिया में सबसे बड़ी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं। वैसे ही इज कन्विंस्ड दैट टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल एंड दैट ह्यूमंस में इंडीड कॉलोनाइज अदर प्लैनेट्स। उन्होंने कहीं ना कहीं कन्विंस थे, उन्होंने मान लिया था कि ना जो टाइम ट्रेवल है ना वो पॉसिबल है, और इन फ्यूचर ऐसे भी हो सकता है कि जो अर्थ के लोग हैं वो जाके दूसरे प्लैनेट पे ना रह सकते हैं, वहां पर अपना कॉलोनी बना सकते हैं। In September 2010, Hawking spoke against the idea that God could have created the universe in his book, The Grand Design. ठीक है, तो उन्होंने ना अपने सितंबर 2010 में ना एक बुक में ना ये क्या उन्होंने बात की किस रिलेटेड कि भगवान ने यूनिवर्स को बनाया है इन दिस ग्रैंड डिजाइन। उनकी बुक का नाम क्या था? द ग्रैंड डिजाइन। हॉकिंग प्रीवियसली आर्ग्यूड दैट बिलीफ इन अ क्रिएटर कुड बी कंपैटिबल विथ मॉडर्न साइंटिफिक थियरीज। वो उनका मानना था ना कि ये जो उनका मानना था ना क्रिएटर कुड बी कंपैटिबल विद मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी। उनका पहले मानना था कि ना जो गॉड है ना वो कहीं ना कहीं कंपैटिबल है मॉडर्न साइंस के थ्रू, और उनका मानना था कि गॉड और साइंस ने मिलकर कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स बनाया, ठीक है। हिज न्यू वर्क हाउएवर कंक्लूडेड दैट द बिग बैंग वाज अ इनएविटेबल कॉन्सेप्ट। लेकिन उनका जो न्यू वर्क आया था ना वो कहीं ना कहीं ये प्रूव किया, इनएविटेबल मतलब अनस्टॉपेबल, कहीं ना कहीं प्रूव किया दैट द बिग बैंग मतलब वही ना दो स्मॉल स्टडी ऑफ स्मॉल थिंग्स, स्टडी ऑफ बिग थिंग्स, जिन्होंने कहीं ना कहीं यूनिवर्स को बना दिया, तो वो है ना अनस्टॉपेबल था, इट वाज अनएविटेबल, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड नथिंग मोर। वो सब किसका था? ये जो बिग बैंग, ये जो यूनिवर्स था ना, ये किसका रिजल्ट है? द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड नथिंग, और कुछ भी नहीं। मतलब लोग कहते हैं ना, उनका कहने का क्या मतलब था कि उन्होंने पहले बोला कि मे बी गॉड ने बनाया होगा यूनिवर्स को, लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि जब उन्होंने बिग थियोरी और स्मॉल थियोरी का स्टडी किया तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो यूनिवर्स है ना वो है ना किसका कॉन्सिक्वेंसेस, किसका लॉ ऑफ फिजिक्स एंड नथिंग मोर, और कोई भी चीज का नहीं, ठीक है। बिकॉज देयर इज अ लॉ सच एज ग्रेविटी, द यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग।
क्योंकि वो कह रहे हैं कि ना ऐसा एक लॉ था ग्रेविटी का, जहां पर ना जो यूनिवर्स है ना वो ना खुद से खुद को बना सकता है बाय नथिंग, मतलब कुछ देखो मैं खुद लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पर, एंड विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग। हाँ, तो उनका कहीं ना कहीं मानना था, मतलब उनका ये बिलीव था कि ना जो यूनिवर्स है ना उसने ना खुद को बनाया कुछ भी नहीं से, मतलब नथिंग से वो इतना बड़ा यूनिवर्स बन गया। बोलो। Hawking said spontaneous creation is a reason there is nothing something rather than nothing। कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियस क्रिएशन एक रीजन है कि कुछ तो बना है विथ नथिंग, मतलब किसी से कुछ भी चीज से नहीं, कुछ तो बना है, ऐसा कुछ बोल सकते हो आप लोग। देन वाई द यूनिवर्स एग्जिस्ट, वाई वी एग्जिस्ट, और क्यों हम एग्जिस्ट करते हैं और क्यों यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। सो इट इज काइंड ऑफ लाइक यू नो साइंस की लैंग्वेज में यहाँ पर बोला गया है, तो आपके लिए भी डिफिकल्ट है समझना, इनफैक्ट मेरे लिए भी है क्योंकि आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा। नाउ द ग्रैंड डिजाइन वॉज हॉकिंग्स फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन इन ऑलमोस्ट डेकेड। डेकेड मतलब 10 ईयर्स ऐसे बोल सकते हैं। तो जो ग्रैंड डिजाइन था ना वो है ना उनकी ना बहुत फेमस मेजर पब्लिकेशन थी 10 सालों बाद, 10 सालों में, ठीक है। विद इन हिज न्यू वर्क हॉकिंग सेट आउट टू चैलेंज सर इसाक न्यूटन्स बिलीफ। तो उन्होंने ना अपने इस बुक में ना चैलेंज किया था, कहीं ना कहीं अपने थियरी से ना चैलेंज कर दिया था, किसको, सर इसाक न्यूटन को, ठीक है। दैट द यूनिवर्स हैड टू हैव बीन डिजाइन्ड बाय गॉड। उनका क्योंकि सर इसाक न्यूटन का था कि कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स है वो गॉड से बनाया गया है, simply because it could not have been born from chaos। क्योंकि उनका मानना था कि ना उन्होंने ना अपने जो ग्रैंड डिजाइन बुक में ना इसमें ना सर इसाक न्यूटन को चैलेंज कर दिया था, बिकॉज सर इसाक न्यूटन का मानना था कि ना जो ये यूनिवर्स है ना वो गॉड से बनाया हुआ था। बट बिकॉज क्योंकि उनका मानना था कि भगवान ने बनाया हुआ यूनिवर्स, बिकॉज ऐसे अचानक से इतना बड़ा यूनिवर्स नहीं बन सकता विथ नथिंग, लाइक विथ नथिंग। नाउ it is necessary to it is not necessary to invoke God to light the blue torch paper and say the universe going। तो वो कह रहे हैं कि ना ये जरूरी नहीं है कि भगवान ने एक ब्लू कलर की टॉर्च ली और पेपर रखा होगा और पूरे यूनिवर्स को बनाया, क्योंकि आप देखोगे ना ऐसे आपने इमेजेस में देखा होगा ना स्पेस के साथ थोड़ा लाइट ब्लूइश कलर का है, तो वही वो कह रहे हैं कि ना ये जरूरी नहीं कि भगवान ने एक ब्लू कलर की टॉर्च ली होगी, उसमें एक पेपर रख दिया होगा और यूनिवर्स को और बोला होगा यूनिवर्स चलो बन जाओ करके, वैसा कुछ नहीं हुआ होगा, वैसा उनका कहना है। At the age of 21, Stephen Hawking was diagnosed with a amyotrophic lateral sclerosis। तो वो 21 के एज में उनको ALS की बीमारी का पता चला था, और ल्यू गेहरिक्स डिसीज। इन अ वेरी सिंपल सेंस द नर्व्स दैट कंट्रोल, तो सिंपल में क्या हो सकता है, नर्व दैट कंट्रोल हिज मसल्स वे शटिंग डाउन, मतलब जो हमारे नर्व्स है, नर्व्स के थ्रू हम मूव कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, तो ये जब उनको डिसीज हुआ तो उनके जो नर्व्स है ना वो धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो गए। एट द टाइम डॉक्टर गेव हिम 2.5 years टू लिव, और जब उनको ये डिसीज करना था तो डॉक्टर ने उनको बोलता था कि आप ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 years तक ही जियोगे। Hawking first began to notice problems with his physical health while he was at Oxford। तो उन्होंने ना अपनी फिजिकल हेल्थ जो ये प्रॉब्लम था ना वो नोटिस करना स्टार्ट किया जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे। ऑन ओकेजन ही वुड ट्रिप एंड फॉल, मतलब ऐसे कभी कभी होता था कि ना वो ना बेहोश हो जाते थे और गिर जाते थे, और स्लर हिज स्पीच, और कभी कभी वो बोलते थे ना बहुत हौकलाते थे, मतलब उनकी एकदम धीरे हो जाती स्पीच, ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसा हो जाता था उनके साथ। ही डिडंट लुक इनटू द प्रॉब्लम अंटिल 1963, लेकिन उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं दिया अंटिल 1963 ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर एट कैम्ब्रिज। ठीक है, कैम्ब्रिज जब वो 1963 में कैम्ब्रिज से, तब तक उन्होंने अपने प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दिया था। फॉर द मोस्ट पार्ट हॉकिंग हैड केप्ट दिस सिम्टम्स टू हिमसेल्फ, तो ज्यादा से ज्यादा उन्होंने ना ये जो सिम्टम्स है ना वो अपने साथ ही रखा था, किसी को बताया नहीं था। बट वेन हिज फादर टुक नोटिस ऑफ द कंडीशन ही टुक हॉकिंग टू सी अ डॉक्टर, लेकिन जब उनके पापा ने नोटिस किया तो वो उनको डॉक्टर के पास लेके गए दिखाने के लिए। फॉर द नेक्स्ट 2 weeks 21 ईयर कॉलेज स्टूडेंट मेड हिज होम एट अ मेडिकल क्लिनिक, मतलब 2 हफ्ते तक ना वो 21 ईयर्स के स्टीफन हॉकिंग को ही ना मेडिकल क्लिनिक को ही अपना घर बनाना पड़ा, वेर ही अंडरवेंट अ सीरीज ऑफ टेस्ट। तो वहां पर उनको उनके ऊपर ना कुछ सीरीज ऑफ टेस्ट किए गए बहुत सारे, ठीक है। They took a muscle sample from my arm
स्टक इलेक्ट्रोड इनटू मी, तो उन्होंने ना मसल सैंपल, उसके आर्म का ना ऐसा मसल सैंपल लिया, ये बोलते ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए या फिर पता लगाने के लिए कि ऐसा क्या हो रहा है। देन स्टक इलेक्ट्रोड्स इनटू मी, अभी आपने देखा होगा ना जैसे मूवीज वगैरह में आईसीयू में लोगों पे ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, तो उनके ऊपर भी ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए थे। एंड इंजेक्टेड सम रेडियो एपिक्यू फ्लूइड इनटू माय स्पाइन। अभी रेडियो एपिक्यू फ्लूइड बोलेगा तो ये किस तरह की फ्लूइड हो सकती है? ओके, आई विल गेट टू दैट। दिखाई देने वाला, यूज देने वाला, ऐसा उन्होंने कोई लिक्विड उनके बॉडी में डालता, ये रेडियो एपिक लिक्विड, उसको वही बोलते हैं कि जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, ऐसा कोई लिक्विड है, ठीक है, उनके स्पाइन में डाला गया था। एंड वॉच्ड इट गोइंग अप एंड डाउन विथ एक्सरे, और उन्होंने ना उस लिक्विड को ना देखा था कैसे अप एंड डाउन जा रहा था विथ एक्सरे। एज दे टाइटल द बेड, एज दे टिल्टेड द बेड, तो वो क्या कर रहे थे, जैसे बेड होता है ना, बेड ऐसे लेटा रहता है, तो ये बेड कभी ऐसे करेंगे कभी वैसे करेंगे, ऐसे कर करके वो लोग देख रहे थे कि वो लिक्विड कैसा अप एंड डाउन जा रहा था, ठीक है। ही वंस सेड आफ्टर ऑल दैट दे डिडंट टेल मी व्हाट आई हैड एक्सेप्ट दैट, तो वो क्या बोल रहे हैं कि ना ये सब होने के बाद भी ना उनको बताया नहीं गया था कि उनको क्या प्रॉब्लम थी। दैट इट वाज नॉट मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस एबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ बॉडी टिश्यू, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये बीमारी नहीं है, दैट इट वाज एन दैट आई वाज एन एटिपिकल केस, एटिपिकल मीन्स वेरी अनयूजुअल केस है, ऐसा उनको बोला गया था कि ये बीमारी तो नहीं है आपको, लेकिन आपका जो बीमारी है ना वो समथिंग रेयर है, अनयूजुअल है, ठीक है। इवेंचुअली हाउएवर डॉक्टर डिड डायग्नोस हॉकिंग विद द अर्ली स्टेजेस ऑफ एएलएस, तो उन्होंने बाद में पता लगाया, उन्होंने डायग्नोस किया कि जो हॉकिंग है ना उनको कौन सी बीमारी है, ALS, अर्ली स्टेज ऑफ ALS, ठीक है। इट वॉज डेविस्टेटिंग न्यूज फॉर हिम एंड हिज फैमिली, डेविस्टेटिंग मतलब एकदम झंझोड़े रखने वाली, एकदम तोड़ देने वाली न्यूज थी उनकी फैमिली को और उनके लिए। बट अ फ्यू इट्स प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बिकमिंग कंप्लीटली डिस्पॉन्डेड, डिस्पॉन्डेड मीन्स होप छोड़ना, ठीक है। तो कहीं ना उनके साथ ऐसे, जब उन्होंने ये बीमारी के बारे में सुना कि उनको ये है, लेकिन उसके बाद ना उनके साथ कुछ ऐसी इवेंट्स हुए कि उनका ना ये होप छोड़ना, उन्होंने कहीं ना कहीं होप नहीं छोड़ी, इट बिकम कंप्लीट डिस्पॉन्डेंट, मतलब उनके लिए वो कहीं ना कहीं वो होप नहीं छोड़े जब उन्होंने ये बीमारी ओके फाइन, जब उनको ये बीमारी के बारे में पता चला तो उनके लिए वो एक डेविस्टेटिंग न्यूज था। लेकिन उसके बाद ना उनके साथ कुछ ऐसी इवेंट्स हुई जिसकी वजह से ना उनके लिए ना ईजी था होप नहीं छोड़ना, ठीक है, कहीं ना कहीं वो होप नहीं छोड़े। फिर उसके बाद द फर्स्ट ऑफ दिस, तो जो पहला इवेंट हुआ ना जिसके वजह से वो होप नहीं छोड़े, तो पहला इवेंट क्या हुआ, द फर्स्ट इवेंट एट दिस केम व्हाइल हॉकिंग वाज स्टिल इन द हॉस्पिटल, जब हॉकिंग हॉस्पिटल में था तभी उनके साथ फर्स्ट इवेंट हुआ। देयर ही शेयर्ड अ रूम विद अ बॉय सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया, तो वहां पर ना उन्होंने एक लड़के के साथ उन्होंने रूम शेयर किया था जिसको क्या था, ल्यूकेमिया, इधर देखो, a malignant progressive disease in which the bone marrow and the other blood forming organs produce increased number of abnormal white blood cells, मतलब वो बहुत white blood cells increase करता है, ऐसा कोई ल्यूकेमिया बीमारी है, आप जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हो। सो रिलेटेड टू व्हाट हिज रूममेट वाज गोइंग थ्रू, मतलब उसके रूममेट शायद बहुत सफर कर रहा होगा। हॉकिंग लेटर रिफ्लेक्टेड हिज सिचुएशन सीम मोर टॉलरेबल, तो उनको कहीं ना कहीं हॉकिंग को रियलाइज हुआ कि मेरी जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं टॉलरेबल, मतलब मैं सह सकता हूँ, बट ये जो लड़का को जिसको ल्यूकेमिया कहीं ना कहीं वो बहुत इनटॉलरेबल है, मतलब बहुत ज्यादा वो पेन में है। He said this dream made him realize that there were still things to do with his life, तो कहीं ना वो ठीक है। सो नॉट लॉन्ग आफ्टर, यहाँ पर है हम लोग, नॉट लॉन्ग आफ्टर ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉकिंग हैड अ ड्रीम दैट ही वॉज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो उसके कुछ दिनों बाद उनको जब हॉस्पिटल डिस्चार्ज मिला तो घर पे जब थे तब उनको एक ड्रीम आया कि हॉकिंग इज टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब उनको ना अभी भी ना कुछ यूज में, कुछ उनको पुट और यूज, मतलब हॉकिंग को है ना अभी भी ना कुछ यूज में ला सकते, कुछ तो उनका लाइफ में कुछ तो मोटिव है, ऐसा उनको एक ड्रीम आया। ही सेड दिस ड्रीम मेड हिम रियलाइज दैट देयर वर स्टिल थिंग्स टू डू विथ हिज लाइफ, तो वो कह रहे हैं कि ना ये जो ड्रीम्स है ना उनके से उनको रियलाइज है कि अभी भी ना लाइफ में उनका बहुत कुछ करना बाकी है। इन सेंस, कहीं ना कहीं सेंस में बोला जाए तो हॉकिंग की जो डिसीज थी ना उसने बहुत हेल्प किया बिकम द नोटेड साइंटिस्ट ही इज टुडे, कहीं ना कहीं उसने बहुत हेल्प किया उन्हें आज जाने माने साइंटिस्ट बनने में। बिफोर द डायग्नोसिस हॉकिंग हैडंट ऑलवेज फोकस्ड ऑन स्टडीज, जो जब उनको ये बीमारी के बारे में पता चला उनसे पहले ना वो स्टडीज में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। बिफोर माई कंडीशन वॉज डायग्नोस आई हैड बीन वेरी बोर्ड विथ माई लाइफ,
जब मुझे ये कंडीशन क्या पता चला तो मैं अपनी लाइफ से बहुत बोर हो चुका था, मैं ऊब चुका था कि कुछ भी नहीं है पढ़ने को, क्या पढ़ना पढ़ना पढ़ना, ये सब है कॉलेज लाइफ। ही सेड देयर हैड नॉट सीम टू बी एनीथिंग वर्थ डूइंग। और तभी मुझे ऐसा लगता नहीं था कि कुछ भी करना इज लाइक वर्थ एनीथिंग, कुछ भी करना इंपॉर्टेंट है, ऐसा उनको लगता था पहले। With the sudden realization that he might not even live long enough to earn his PhD, फिर जब उनको अचानक से रियलाइज हुआ कि मे बी वो ज़्यादा जीने वाले नहीं है, इनफैक्ट इतना भी नहीं जीने वाले कि उनको पीएचडी, कि वो अपना पीएचडी ले नहीं सकते, तो हॉकिंग poured himself into his work and research। जब उनको रियलाइज हुआ कि मे बी वो अपना पीएचडी नहीं ले पाएंगे, मे बी वो तब तक इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो उन्होंने खुद को एकदम अपने काम में एकदम पूरा घुसा दिया, पूरा उसमें लीन हो गए। एज फिजिकल कंट्रोल ओवर हिज बॉडी डिमिनिश्ड, जैसे जैसे उनकी, एक मिनट, हाँ, as physical control over his body diminished, he would be forced to use a wheelchair by 1960। तो जैसे से धीरे धीरे उनकी बॉडी के मसल्स शट डाउन होने लगे, तो 1969 के अराउंड ना उनको ना व्हील चेयर पे आना पड़ा। द इफेक्ट ऑफ हिज डिसीज, चलो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। The effect of his disease started to slow down over time. However, Hawking's ever-expanding career was accomplished by an ever-worsening physical state। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो हॉकिंग का है ना एवर एक्सपेंडिंग करियर था ना, मतलब उनको ना बहुत ऊंचाइयां मिल रही थी, बहुत वो साइंस में बहुत इंप्रूव कर रहे थे, उनका जो थियोरी, उनको जो प्रूव करना था उसमें बहुत इंप्रूव कर रहे थे, वो बहुत एवर अमेजिंग, मतलब बहुत वंडरफुल जर्नी था। लेकिन उसी के साथ जितना वो वंडरफुल था उतना ही वो कहीं ना कहीं बुरा भी था, क्योंकि जितना उनका करियर अच्छा बन रहा था उतना ही बुरा उनका फिजिकल कंडीशन होता, क्योंकि उनके मसल्स धीरे धीरे शट डाउन हो रहे थे। By the mid-1970s, the Hawking family had taken in one of the Hawking's graduate students to help manage his care and work। तो by the mid-1970s, 1970s के दौरान ना उन्होंने ना हॉकिंग की फैमिली ने ना उनके क्लास या उनके यूनिवर्सिटी से किसी ग्रेजुएट को हायर किया था कि ना वो, ताकि वो ना हॉकिंग को हेल्प कर सके इन हिज वर्क एंड इन हिज केयर एंड वर्क, बिकॉज उनके मसल धीरे धीरे शट डाउन होता है, तो कहीं ना कहीं वो लिख नहीं पाते होंगे अच्छे से, कहीं ना कहीं वो बोल नहीं पाते होंगे अच्छे से, तो उन्होंने एक ग्रेजुएट को हायर किया था ताकि वो उसके वर्क में हेल्प कर सके। He could still feed himself and get out of bed, but virtually everything else required assistance। तो वो अभी भी वो खाना खा सकते थे और अपने बेड से उतर के व्हीलचेयर पे बैठ सकते थे, बेड से उतर के जा सकते थे, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनमें उनको मदद चाहिए थी, असिस्टेंस चाहिए था। इन एडिशन हिज स्पीच हैड बिकम इंक्रीजिंगली स्लर्ड, और ज्यादा बोला जाए तो धीरे धीरे उनकी जो स्पीच है ना वो स्लर्ड होने लगी थी, मतलब धीरे धीरे उनकी स्पीच ना वो हौकलाने लगे थे, वो अच्छे से बोल नहीं पा रहे थे। So that only those who knew him well could understand him। तो उस दौरान ना जो उनको अच्छे से जानते थे वही उनकी स्पीच समझ पाते थे। In 1985 he lost his voice for good following a tracheotomy, that is an incision in the windpipe made to relieve an obstruction of breathing। मतलब उनके ना गले पे ना कोई ऐसे पाइप डाली गई थी ताकि वो ब्रीथ कर पाए, बिकॉज उनके मसल्स वीक हो रहे थे, तो वो मसल्स में भी उनको ब्रीथ करने में हेल्प नहीं कर रहे थे, तो उनके बॉडी में ऐसे एक पाइप, उनके नेक में से कोई पाइप डाली गई थी जो उनको ब्रीथ करने में हेल्प कर रही थी, और जब ये पाइप डाली गई तब वो उन्होंने पूरा बोलना ही बंद कर दिया, मतलब वो बोल नहीं पाते थे उसके बाद फिर। The resulting situation required 24 hours nursing care for the academic physicist। तो उसके बाद क्या हो गया कि उनको ना 24 hours असिस्टेंट चाहिए था, मतलब 24 hours उनके कोई देख रेख के लिए उनको लगता ही था। It also put in peril peril means serious and immediate danger Hawking ability to do his work। तो कहीं ना वो चीज ने ना डर डाल दिया था, it was dangerous and serious Hawking's ability to do his work and the predicament means predicament caught the attention of a California computer program। तो उनका ये जो प्रेडिकेमेंट मींस उनका जो कंडीशन था, उनका जो सिचुएशन था ना, उसको है ना किसी ने वो जो उनका सिचुएशन था ना, वो सिचुएशन को ना किसी का नजर पड़ा उस पे, उनकी सिचुएशन ने एक अटेंशन ग्रैब किया बाय द ऑफ अ कैलिफोर्निया कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो उनकी जो सिचुएशन थी ना, उनकी जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी ना, उसे ना एक कैलिफोर्निया के ना कंप्यूटर प्रोग्रामर को ना अटेंशन कैच किया, ठीक है। हु हैड डेवलप अ स्पीकिंग प्रोग्राम दैट कुड बी डायरेक्टेड
जिन्होंने ना एक स्पीकिंग प्रोग्राम डेवलप किया डेट कुड बी डायरेक्टेड बाय द हेड और आई मूवमेंट। उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो है ना आई मूवमेंट और हेड मूवमेंट के थ्रू है ना कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। The invention allowed Hawking to select words on a computer screen that were then passed through a speech synthesizer। तो ये जो इन्वेंशन है उसने हेल्प किया हॉकिंग को कि ना वो कुछ वर्ड्स उसमें से सिलेक्ट कर सके कंप्यूटर में और वो है ना उसको वॉइस में बोल के दिखाए। जैसे हमने देखा ना गूगल में कुछ भी सर्च करते तो वो गूगल हम लोग को बोल के सब सुनाता है, वैसे ही वो कुछ वर्ड सिलेक्ट करते, कुछ लेटर सिलेक्ट करते और जो कंप्यूटर है वो बोल के सुनाता है in a speech synthesizer, ठीक है। At the time of its introduction, Hawking, who still had use of his finger, selected his word with a handheld clicker। तो जब उनको ये प्रोग्राम मिला था तभी उनके हाथ फिर भी काम कर रहे थे, तो वो है ना अपने फिंगर के थ्रू है ना क्लिकर के थ्रू है ना कम्युनिकेट करते थे तभी। टुडे विथ वर्चुअली ऑल कंट्रोल ऑफ हिज बॉडी गोन, और अभी ना उनका जो पूरा वर्चुअली उनके जो पूरे बॉडी का कंट्रोल ना चला गया है। हॉकिंग डायरेक्ट द प्रोग्राम थ्रू अ चीक मसल, और वो ना चीक मसल मतलब उनका प्रोग्राम ऐसे किया गया कि उनके चीक पे लगाया गया और वैसा चीक के थ्रू ऐसे हिलाए के उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं अटैच टू अ सेंसर, मतलब एक सेंसर उनके चीक पे लगाया। A device which detects or measures a physical property and records, indicates or otherwise respond to it। तो मतलब एक सेंसर उनकी चीक्स पे लगाया गया और वो अपने चीक्स के से मूवमेंट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। चलो, through the program and the help of assistants, Stephen Hawking has continued to write at a prolific rate। तो मतलब उनके ये प्रोग्राम और उनके जो असिस्टेंट है ना उनके हेल्प के थ्रू ना उन्होंने ना अभी भी ना बहुत अच्छे अभी उन्होंने अपना लिखना नहीं छोड़ा था, ठीक है। वो अभी भी ना बहुत अच्छी तरह से लिख पाते थे। I mean, वो बोलते थे या फिर वो अपने मूवमेंट के थ्रू बताते थे और लोग लिखते थे, उनके असिस्टेंट लिखते थे। His work has included numerous scientific papers, of course, but also information for the non-scientific community। उनके जो काम है ना उन्होंने जो भी काम किए ना उसने ना बहुत कंट्रीब्यूट किया इन अ साइंटिफिक पर्पस, बट उनके कुछ काम ना नॉन साइंटिफिक पर्पस के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहे। Hawking's health of course remains a constant concern। उनका जो है ना वो हमेशा से constant concern रहा है, बिकॉज वो ऑलरेडी व्हील चेयर पे थे तो कहीं ना कहीं लोगों को उनकी हेल्थ केयर में चिंता लगी रहती थी। देन a worry that was the heightened in 2009 when he failed to appear at a conference in Arizona because of a chest infection। एक बार तो मतलब लोग उस टाइम पे बहुत डर गए थे। इन 2009 में बहुत लोग डर गए थे बिकॉज वो उनको ना एक कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेजेंट होना था, टू अपीयर एट अ कॉन्फ्रेंस इन एरिजोना, और वो नहीं आ पाए थे बिकॉज ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन। इन अप्रैल Hawking, who had already announced he was retiring after 30 years from the post of a Lucasian professor of mathematics at Cambridge, was rushed to the hospital। तो after in April, Hawking, who had already announced in April, जब उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि 30 years के बाद मतलब 30 years की उनकी सर्विस के बाद वो अभी रिटायर हो रहे हैं बाय द पोस्ट ऑफ Lucasian professor of mathematics at Cambridge, उनको he was rushed to the hospital for being what university official described as gravely ill। तो उनको है ना उस टाइम पे ना हॉस्पिटल में ले जाया गया था, रश किया गया था, हॉस्पिटल में लेके जाया गया था क्योंकि वहां के लोगों ने क्या यूनिवर्सिटी ऑफिशियल क्या होता है कि वो ना बहुत ज्यादा बीमार थे, ठीक है। इट वॉज लेटर अनाउंस दैट ही वॉज एक्सपेक्टेड टू मेक अ फुल रिकवरी, और इसके बाद अनाउंस किया गया था कि उन्होंने फुल रिकवरी मतलब वो बच गए उस हादसे से, ठीक है। तो यहीं तक उनकी कहानी, यहाँ पर आधी स्टोरी, क्योंकि उसके बाद की स्टोरी तो 14 मार्च 2018 वाली अब तक अपडेट ही हुई, में भी आगे जाके आपके शायद स्टोरी में भी अपडेट हो। सो आई होप आपको चैप्टर समझा, अगर चैप्टर आपको अच्छे से समझाओ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके उतना शेयर करना। बाय एवरीवन।